नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मेरा आकाश, जिसे लिखा है कविता विकास जी ने। बेटे की चाह में थे पिता और जन्म हुआ मेरा। बेटी होने की सजा मुझे कई रूपों में मिली। मुझसे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता। मेरी शादी एक तलाकशुदा अधेड़ से करा दी गई और मायके से दुत्कार ही मिली। पति ने भी जब साथ नहीं दिया तो किस तरह मैंने मेरा आकाश खुद तलाश लिया। आइए सुनते हैं कहानी में मेरा आकाश, जिसे लिखा है कविता विकास जी ने। कविता जी को धन्यवाद देते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। शाम का धुंधलका घिरने लगा था। पेड़ों की डालियां पंछियों के कलरव से गूंज रही थी। अपने नीड में लौटने की खुशी हर संवेदनशील प्राणी को होती है। मैं भी आज जल्दी ही अपने ऑफिस से निकल गई। प्राचार्य बनने के बाद मैं ज्यादा समय स्कूल में बिताती थी। छुट्टी के बाद भी 1-2 घंटे रुक कर सारे काम निपटाती। यूं भी घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं था। एकाकी जीवन जीते हुए एक लंबा अरसा बीत गया था। जीवन के उतार चढ़ाव बहुत कोमल उम्र से शब्दों में ढलकर कहानी कविता बनने लगे थे। पर यह मेरे अस्तित्व को एक नई पहचान दे देगा, ये तो उस दिन पता चला जब मेरी रचनाओं की डायरी विपुल के हाथों लग गई। मेरे चेंबर में मेरे भाई सरीखा, एक कॉलेज का स्टाफ मेंबर जो बहुत मुंह लगा था, फाइलें उठाते समय खुली हुई डायरी की चंद पंक्तियां पढ़ने लगा। मेरी अनुपस्थिति में उन्हें पढ़ते हुए अनायास उसके मुंह से वाह, गजब आदि शब्द निकल रहे थे। मैंने जब कमरे में प्रवेश किया, वो डायरी पढ़ने में तल्लीन था। मैंने लगभग डांटते हुए उसे डायरी बंद करने को कहा। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, गुस्ताखी माफ दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी डायरी को हाथ लगाया। पर क्या करूं, एक एक पंक्ति ने बांधे रखा। क्या खूब लिखती हैं आप। एक सलाह दूं, आप इसे छपवा दीजिए। आपकी रचना में लाखों दिलों की वेदना छिपी है। प्लीज दीदी, इनकार मत करिए। मुझे दे दीजिए, ये काम मैं कर दूंगा। मैं उसे ना नहीं कर सकी। उसने प्रकाशक से संपर्क करके एक कहानी संग्रह छपवा डाला और मजे की बात, हिंदी परिषद की ओर से उस कहानी संग्रह को साल की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया। ऐसा नहीं था कि यह मेरी पहली रचना थी। बचपन में मिली दुत्कार और समय समय पर मिलने वाले अपमान की टीस को पन्नों पर 12-13 वर्ष की अवस्था में ही उतारने लगी थी। पर सबसे छुपाकर मैं उन्हें डायरी में बंद रखती, क्योंकि मुझे पता था कि जिस घर में लड़की के रूप में जन्म लेना अपराध माना जाता है, वहां मेरी भावनाओं की क्या कीमत होगी। खैर, इस पुरस्कार के बाद पार्टियों का लंबा सिलसिला आरंभ हुआ, जो हफ्ते भर चलता रहा। शायद उसी की थकावट होगी जो आज छुट्टी के बाद घर आकर आराम करने का मन हो गया। घर पहुंचने पर रोज की तरह नंदू ने ही दरवाजा खोला। मैं सोफे पर बैठकर अखबार पलट रही थी और चाय का इंतजार भी। चाय पीकर ही फ्रेश होने जाती हूँ, तभी कॉल बेल की आवाज आई। नंदू ने दरवाजा खोलने के पश्चात आगंतुक के से मुखातिब होकर बताया, दीदी, वीरभद्र से कोई आया है। वीरभद्र का नाम सुनते ही मैं चौंक गई, पर फिर रूखे स्वर में कहा, बोल दो, काम में व्यस्त हूँ, अभी नहीं मिल पाऊंगी। 5 मिनट बाद नंदू फिर आया और एक कागज देते हुए बोला, उन्होंने यह आपको देने को कहा है। कागज पर लिखा था, रोहन राजपूत उर्फ सोनू। एक पल को तो मैं सन्न रह गई। नंदू को इशारा किया कि उसे अंदर ले आए। जैसे ही सोनू ने प्रवेश किया, मैं सकते में आ गई। मेरा छोटा भाई सोनू मेरे विवाह के समय कक्षा 8 में था और अब 15 साल बाद लंबा गोरा चिट्टा स्मार्ट युवक हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही सोनू है जिसे गोद में लेकर मैं पूरे मोहल्ले में घूम आती थी। जैसे ही उसने मेरे पैर छुए, मैंने उसे गले से लगा लिया। एक आत्मिक अनुभूति जो एक लंबे अंतराल के बाद मिली थी, वह अवर्णनीय थी। हम दोनों भावातिरेक में रो पड़े थे। उसने अपने आप को मुझसे अलग करते हुए कहा, कैसी हो दीदी। मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही बोल उठा, अखबारों में तुम्हें मिलने वाले पुरस्कार की घोषणा और फोटोज देखकर रहा नहीं गया। माँ को बिना बताए ही चल पड़ा। माँ कैसी है, पापा के पैरों का दर्द ठीक हुआ।
तुम अभी क्या कर रहे हो? मैंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सोनू ने कहा, सब कुछ एक साथ ही पूछ लोगी क्या दीदी? शायद तुम्हें पता नहीं दीदी, पिताजी 3 साल पहले गुजर गए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि पिताजी की मृत्यु की सूचना मुझे नहीं दी गई। आखिर उस परिवार ने बेटी होने की सजा मुझसे दुश्मनी की हद तक निभाई है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलोर में पोस्टेड था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद उनका काम संभालने वीरभद्र आ गया, सोनू ने बताया। इसी बीच नंदू चाय नाश्ता ले आया। चाय की चुस्कियां लेता हुआ सोनू मेरे घर का मुआयना कर रहा था, मानो वह जान लेना चाहता था कि उसकी दीदी वर्षों से बिना किसी की मदद के कैसे जीवित रही और कितनी संपन्न है। उसने गांव, घर और अन्य रिश्तेदारों के बारे में भी बताया, कौन जिंदा है, कौन नहीं, फसल, व्यापार के नफा नुकसान, किसकी शादी हो गई, किसकी नहीं। मेरे चेहरे के आते जाते भावों पर वह एक बुजुर्ग की भांति मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गया। करीबन 2 घंटे में वह 15 साल की बातें संक्षिप्त में बोल गया। फिर अचानक बोला, दीदी मैं रात की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा, कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, नहीं तो निन्नी मेरे बिना खाना नहीं खाएगी। निन्नी? ये निन्नी कौन है? मेरी 2 साल की बिटिया है। मैंने अपनी नजरें झुका ली। एक बार उस घर में बेटी होने का दंश मैं भोग चुकी थी, फिर पोती होने का अभिशाप क्या उसे नहीं झेलना पड़ेगा? या घर में पोती के प्रेम ने माँ पिताजी के स्वभाव में बदलाव ला दिया? न चाहते हुए भी मैं पूछ बैठी, सब लोग निन्नी को प्यार करते हैं ना? करते हैं ना? मेरा आशय वह समझ गया था। दीदी, निन्नी के जन्म के बाद पापा कई दिनों तक मुझसे और ऋतु से बात नहीं करते थे। ऋतु को 1-2 बार उन्होंने उलाना भी दिया, मानो बेटी को जन्म देकर उसने कोई अपराध किया हो। रोज रोज की कलह से तंग आकर मैंने अपना घर अलग करने की बात कह दी। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, दीदी ने जिस अपमान को आजीवन भोगा है, वह मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। दीदी से कुछ साल बड़ा होता तो शायद मैं दीदी के साथ खड़ा होता। ठाकुर परिवार में केवल बेटे पैदा हों, बेटी नहीं, ये कैसे संभव है? पिताजी इस दो टूक फैसले को ना तो मान सकते थे और ना अपनी दकियानुसी सोच से छुटकारा पा सकते थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक रात बाथरूम में उन्हें ऐसा चक्कर आया तो वे गिर पड़े कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। मैंने समझ लिया कि पिताजी को पोता न होने का कितना गहरा आघात लगा होगा। मैंने जल्दी जल्दी सोनू के लिए खाना तैयार करवाया। जाते जाते वह फिर मेरे गले लग गया। जाने फिर जीवन में मुलाकात हो ना हो, उसकी हर बात पर मेरी उत्सुकता बनी हुई थी। केवल एक बार यह सुनने की कि दीदी, तुम्हें हम सब बहुत याद करते हैं। शायद वर्षों का मलाल क्षण भर में मिट जाता, पर नहीं, वह तो इतना ही बोला, अपना ख्याल रखना दीदी। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। लगता था कितने दिनों की थकी हुई हूँ। दिमाग भनभना रहा था और आंखों से नींद कोसों दूर। 15 साल पहले की कहानी चलचित्र की भांति आंखों के सामने से गुजरने लगी। एक बार तो कोफ्त भी हुई कि जब इतने सालों तक घर वालों ने कोई खोज खबर नहीं ली मेरी, तो अब क्यों पुराने जख्म ताजा करने ये भाई चला आया? मेरा जन्म एक बेहद दकियानुसी ठाकुर परिवार में हुआ था। दादी बताती थी कि मेरे जन्म के पहले पिताजी ने कई कर्मकांड करवाए थे कि बेटा ही हो, इसलिए मेरे जन्म के समय मातमी शांति छाई थी घर में। पिताजी ने माँ से बात करना छोड़ दिया था। ये तो दादी थी जो उन्हें समझाती रही कि बेटा या बेटी होने में बहू का कोई वश नहीं चलता। मेरे चाचा के बच्चों से पिताजी को विशेष लगाव था, क्योंकि वे सभी लड़के थे। मेरी चाची को सभी सिर आंखों पर बिठाते। हालांकि दादी ने मेरे जानते हुए ऐसा भेदभाव कभी माँ के साथ नहीं किया। मैंने बहुत वर्षों बाद जाना कि मुझसे बड़ी 2 लड़कियों को जन्म के बाद शायद नमक चटाकर मार डाला गया था। 5 साल के बाद जब मेरा भाई पैदा हुआ, तब घर में दिवाली सा माहौल था। मेरे भाई और मेरे बीच जबरदस्त भेदभाव किया जाने लगा। समय के साथ मुझे महसूस होने लगा कि मैंने यहाँ जन्म लेकर अपराध किया है। पता नहीं शुरुआती दिनों की स्नेही माँ भी कैसे बदल गई, वह भी केवल भाई के लिए सोचती। इतना होने पर भी सोनू के लिए मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं जागा। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। मैं उसे अपने पास ज्यादा रखती, क्योंकि स्कूल से आकर उसके नहलाने, खिलाने और खिलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी। दादी की पहल पर मुझे पढ़ने का अधिकार मिल गया था। मैं पढ़ाई में अव्वल आती, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद पिताजी ने पढ़ाई पर रोक लगा दी। उन्हें यह पैसे की बर्बादी लगती। पिताजी यूं भी मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे।
एक तलाकशुदा अधेड़ उम्र के पुरुष से उन्होंने मेरा विवाह करवा दिया, बदले में, क्योंकि उसने कोई दहेज नहीं लिया था। इस बेमेल विवाह से केवल मेरी दादी और मेरा भाई दुखी थे। विवाह के बाद मैं सोनभद्र आ गई। खैर, विप्लव के साथ मेरी सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने मेरी पढ़ाई जारी करवा दी। विवाह के बंधन में नहीं जकड़ा। सोनभद्र आने के एक हफ्ते बाद ही उसने मेरा कमरा ऊपर की मंजिल में करवा दिया, ताकि मैं बिना किसी बाधा के पढ़ाई लिखाई करती रहूं। घर के कामकाज के लिए कई नौकर चाकर थे, पर फिर भी मैं रसोई वगैरह देख लेती, हल्के फुल्के कामकाज निपटा कर कॉलेज जाती। मुझे आश्चर्य होता कि विप्लव ने मुझे एक पत्नी की हैसियत से कभी नहीं देखा। मेरे प्रति कोई आकर्षण नहीं, शायद उम्र का तकाजा था। कॉलेज में लड़कियां पूछती, आज तो खूब सुंदर लग रही है, पति ने क्या कहा? मैं केवल मुस्कुराकर रह जाती। विप्लव के प्रति मेरी नापसंदगी अपनी जगह थी, पर उसने भी कभी प्यार का प्रस्ताव नहीं रखा। मानो यह शादी नहीं, एक साथ रहने की कोई डील हो। वह नीचे के कमरे में चैन से रहता और मैं ऊपर के कमरे में। मेरी शादी के बाद ना कोई मायके से मिलने आया और ना ही तीज त्योहार में किसी ने खोज खबर ही ली। मुझे याद है, शादी के बाद की पहली तीज में मैंने घर जाना चाहा था, तो विप्लव ने कहा था, अच्छी तरह सोच लो, वहां जाकर तुम्हें कुछ नहीं बल्कि बेइज्जती ही मिलेगी। उनके लिए तुम्हें कचरा थी, सो उसे फेंक कर उन्होंने अपने घर की सफाई कर ली। फिर भी मैं गई। उसका कहना ठीक ही था। सोनू आकर लिपट गया और मेरा हालचाल पूछने लगा। माँ थोड़ी देर तक तो मेरे पास बैठी, मेरे कपड़ों और श्रृंगार से मेरा रहन सहन आंकने लगी, लेकिन जैसे ही पिताजी आए, वे उठकर अंदर चली गई। पिताजी ने आते ही कहा, यह यहाँ क्यों आई है? अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हें जन्म देकर तो हमने पहले ही जिल्लत पाई थी। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जिसकी सजा तुझे जन्म देकर चुकानी पड़ी। अब इस घर को भूल जा, यहाँ भूल कर भी मत आना। पिता की बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। यूं भी पिताजी ने कभी किसी की परवाह नहीं की थी, सो उनकी बातों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। माँ ने सही गलत के फैसले में कभी अपनी राय नहीं दी, और सोनू की सुनता ही कौन? उसे बड़ों के बीच अपनी बात रखने की इजाजत नहीं थी। चाचा मामा पिताजी के शागिर्द थे, क्योंकि पिताजी घर में सबसे बड़े थे। एक दादी थी जो अपनी बात मनवा लेती थी, पर वृद्धावस्था में वे भी ज्यादा नहीं बोलती थी, या यूं कहे, समय के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी और सुबह की पहली गाड़ी से वापस आ गई, फिर कभी वहां ना जाने की कस्में खाते हुए। मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर विप्लव ने कहा, सब ठीक है ना? मैंने कहा था ना, वहां तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मैंने तुम्हारे पिताजी की तुम्हारे प्रति उपेक्षा उसी दिन भांप ली थी, जब वे तुम्हारा प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे। लगे हाथ उन्होंने एक और गोली दागी, यहाँ भी कभी मुझसे एक पति की जिम्मेदारियों की अपेक्षा मत रखना। घर में नौकर चाकर हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं अपने कमरे में पहुंचकर काफी देर तक रोती रही। हाय रे नसीब, लड़की होने का इतना बड़ा कसूर। पहले पिताजी ने नफरत की, और अब पति ने। देखते देखते 5 साल बीत गए। मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टरेट करना आरंभ कर दिया। विप्लव की उपेक्षा धीरे धीरे समझ में आने लगी। इस विवाह की आड़ में और पढ़ाई में मेरी व्यस्तता का बहाना लेकर वह किसी और के साथ मशगूल रहता। घर के रसोइया विधान काका एक बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी जवानी के दिन इसी घर में काटे थे। मालती दाई भी बहुत पुरानी थी। सच कहूं तो इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। नीचे के कमरे में मेरा जाना बिल्कुल मना था। अगर कभी विप्लव को देखने का मन करता, तो भी काका नहीं जाने देते। उन्होंने मुझे दबी जबान में विप्लव की आदतों के बारे में सब बता दिया था। मैं रोष में विप्लव से लड़ने का जब भी कोई कदम उठाती, मालती मुझे समझा बुझाकर चुप करा देती। शायद उन्हें भी अपना काम छूट जाने का भय था। एक बार काका ने मुझे ठंडे दिमाग से यह सोचने को कहा, यहाँ तुम्हें खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है। आखिर तुम मालकिन हो। तुम अगर मुंह खोलोगी तो घर से बाहर कर दी जाओगी। इसलिए चुपचाप विप्लव बाबू से मन हटाकर अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न करो। उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय ले लेना। उनकी बातों में दम था। मैंने विप्लव की नजरों में अपने आप को निरीह बना दिया था, एक कमजोर पत्नी जिसे पति के विरुद्ध आवाज उठाने की आजादी नहीं हो। मेरी कुछ रचनाएं स्थानीय पत्रिकाओं में छपनी शुरू हुई। रचनाओं के साथ दिया हुआ मेरा परिचय और फोटो से लोगों ने मेरे पति के बारे में भी जाना।
उसी में किसी ने फ़ोन करके बताया कि जिसे आप विप्लव शर्मा के नाम से जानती है, वह असल में भोलानाथ है और शहर की एक वेश्या के साथ उसका संबंध है। इसलिए मेरी रचनाओं के प्रकाशन के बाद विप्लव ने आपत्ति जताई कि लिखने की कोई मनाही नहीं, पर छपवाना नहीं है। उसकी असलियत जानने के बाद मैंने भी तय कर लिया कि मैं उससे विधिवत अलग होकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करूंगी। संघर्ष मनुष्य को या तो तोड़ देता है या जोड़ देता है। मुझे मेरी नियति ने मजबूत बना दिया था। कुछ बुरे लोग मिले तो अनेक अच्छे लोग भी। अपना अतीत भूलकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करूंगी मैं। मेरे इस नए निर्णय का मेरी सहपाठियों और कॉलेज की विभागाध्यक्ष मीरा दी ने स्वागत किया। तब तक पीएचडी पूरा होने में कुछ समय था। कॉलेज के प्रिंसिपल के अनुग्रह पर मुझे उसी कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी मिल गई। मैंने यह सब अभी तक विप्लव को नहीं बताया था। जब मैंने अलग ठिकाने की तलाश कर ली, तब एक दिन उसके कमरे में जाने का निर्णय किया, जहां पर मेरे जाने पर प्रतिबंध था। दोपहर का समय था। मैं बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस गई। सामने सोफे पर विप्लव और एक अधेड़ उम्र की महिला आपत्तिजनक मुद्रा में बैठे हुए थे। मुझे इस तरह अंदर आते देखकर वह बरस पड़ा। तुम यहाँ क्यों आई? उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने कहा, तलाक का नोटिस तुम तक पहुंच जाएगा, मैं जा रही हूँ। बिफर कर एक घायल शेर की तरह विप्लव ने हमला करना चाहा। अपनी औकात मत भूलो। मेरे आसरे पलने वाली औरत आज मुझ पर सवाल उठा रही है। इतने दिनों से अपने वजूद के कण कण को समेटती हुई जिस स्वाभिमान का मैंने मान रखा था, वह बिखर ना जाए, इसका सदा ध्यान रखा था। मेरे संघर्ष ने मुझे बहुत बलवान भी बना दिया था। मैंने पलटकर एक झन्नाटेदार तमाचा विप्लव के गाल पर जड़ते हुए कहा, ये मत समझना मेरी बदनसीबी ने मुझे कमजोर कर दिया है। सामाजिकता की आड़ में मुझे अपनी पत्नी बनाकर तुमने सभ्य कहलाने का नाटक किया था। सच पूछो तो तुम ही मेरे आसरे पल रहे थे। तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हें देर से पहचाना था, मैंने थोड़ा जल्दी पहचान लिया है। उसने उपहास करते हुए कहा, जाओगी कहाँ? अपने मायके? हा हा हा। उन्होंने तो तुम्हारे हाथ पीले करने के बाद तुमसे पल्ला झाड़ लिया है। मैंने जवाब दिया, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैंने जीना सीख लिया है। और हाँ, मेरी खोज खबर लेने की कोशिश मत करना। मुझे तुमसे कोई गुजारे बत्ते की भी चाह नहीं है। मैंने वकील साहब को लिखित रूप में सब कुछ समझा दिया है। तुम इन्हीं औरतों के साथ दिन रात गुजारो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी करतूतें आज मालूम हुई हैं। जिस दिन तुमने मेरा कमरा अलग करवा दिया था, तुम्हारी आदतों की भनक मुझे उसी दिन लग गई थी। पर पढ़ना मेरी मजबूरी भी थी और लाचारी भी। अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ा होने तक ये मकान मेरा आश्रय भर था और कुछ नहीं। कहकर मैं निकल गई। मैंने झट अपना जरूरी सामान बांधा और अपनी सहकर्मी मिसेस गोयल के यहाँ पहुंच गई। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। नियति की मार झेली, वे भी सिंगल वुमन थी। 2 दिनों के बाद मैंने कॉलेज के समीपवर्ती कॉलोनी में शिफ्ट किया। अकेले रहते हुए मैंने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि पिछले दिनों की कोई याद ना आ सके। कॉलेज के बाद रचनात्मक कामों में वक्त गुजर जाता। यूँ तो मैं खुश थी या खुश रहने का प्रयत्न करती थी। फिर भी कभी कभी विप्लव के घर जाने की तरफ मेरा मन करता। लगता था, देखूं उसके घर के नौकर चाकर जो बड़ी तन्मयता से मेरे रहते मेरी देखभाल कर रहे थे, मेरे वहाँ से निकल आने के बाद अब मुझे याद करते हैं या नहीं। पर मैं अपने को संभाल लेती, अपने को रोक लेती। मेरे तलाक की खबर मैंने माँ को भेजी थी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। ना किसी सहारे की पेशकश की गई, ना ही कोई दया माया का संदेश ही आया। 6-7 महीने के बाद मुझे लगने लगा मैं इस शहर से दूर चली जाऊं, जहां मेरा अतीत पीछे छूट जाए। इत्तेफाक की बात थी, उसी समय कुशीपुर में एक आवासीय विद्यालय में प्राचार्य के पद के लिए रिक्त स्थान की सूचना अखबारों में आई। मैंने फॉर्म भर दिया। नियत समय पर लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू हुआ और मैं चुन ली गई। पहाड़ों के बीच बसा कुशीनगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लंबे चौड़े अहाते में स्थित गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए दूर दराज के इलाकों में प्रसिद्ध है। छात्रावास में भी लड़कियों को विशेष सुरक्षा और सुविधा दी जाती है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। स्कूल के कामों में मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि अपनी पिछली जिंदगी मैं करीब करीब भूल ही गई।
छात्रावास की लड़कियों में अपना बचपना भी मिल गया मुझे। उनके साथ प्रिंसिपल होने के बाद भी एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया था। लिखने का शौक बचपन से था, पर हालात ने बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया था। जो भी लिखा, अपनी व्यथा कथा और संघर्षों से प्रेरित भावना को लेखने का माध्यम बनाया, जिसमें लड़कियों के उत्पीड़न और समाज में उनके स्थान पर प्रबल प्रहार होता। इसलिए असंख्य लोगों को उसमें अपनी कहानी दिखती। अब मैं स्वतंत्र होकर लिखती। मुझे मेरा आकाश मिल गया था। लगता जैसे एक परिंदे ने अपनी परवाज़ पहचान ली थी। विद्यालय के सभी शिक्षक, स्टाफ और बच्चों का भरपूर सहयोग मिलता मुझे। एक अरसे के बाद माँ पिताजी का चेहरा मेरे सामने से गुजर गया। पल भर को दादी, चाची, चाचा सभी की याद आ गई। वो घर, वो चौबारा जिसने मुझे कभी नहीं अपनाया, हमेशा लड़की होने के अपराध बोध से जहाँ मैं घिरी रही, आज सबके मोह बंधन में मुझे खींचना चाहा। वह मोह बंधन जो सदा एक तरफा ही रहा। लगा जैसे मेरी आंखें भीग रही हैं, पर मैंने एक झटके से इन ख्यालों को परे धकेल दिया। आंखें पोंछ ली और खिड़की के पास आ खड़ी हुई। रात बीत चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाट और पहाड़ के पीछे से फैलती हल्की किरणें नई सुबह का संदेशा ला रही थीं। रात भर जागने के कारण आलस्य छा गया था शरीर में और सिर भारी भारी लग रहा था। फ्रेश होकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी दरवाजे से छात्रावास की लड़कियों का समूह आता दिख पड़ा। उन्हें देखकर याद आया कि आज तो रविवार है और हर एक रविवार को हम स्कूल के पीछे बने पंछियों के अहाते में उन्हें देखने जाते हैं। यह एक मिनी चिड़ियाघर था, जहाँ कुछ रंग बिरंगे पंछी और घरेलू जानवर थे। लड़कियों ने एक स्वर में मुझे गुड मॉर्निंग कहा और बाग में चलने की जिद की। दीदी, देखिए, पहाड़ के पीछे बादल उमड़ रहे हैं, मोर भी नाच रहा है, गीतिका ने कहा। मैंने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं तैयार होने चली गई। मैंने एक सुर्ख लाल सूट पहना। रास्ते भर लड़कियों की चुहलबाजियां मुझे गुदगुदाती रही। सच, मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई थी। मित्रों, वाकई यह एहसास कि घर में कोई व्यक्ति अनचाहा है केवल इसलिए कि वह लड़की है, कितनी वेदना देता होगा। लड़की को कितनी घुटन होती होगी ऐसे घर में, सोचकर भी हम उस बात की कल्पना नहीं कर सकते। अभी आप सुन रहे थे कहानी मेरा आकाश, जिसकी लेखिका है कविता विकास जी। इस प्यारी सी कहानी के लिए कविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।